हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या मेरी आवाज आप सबको आ रही है? एक बार प्लीज बता दीजिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलो ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। ठीक है, आई होप कि अभी तक जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं आपको सारी की सारी बातें इजीली समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चाहे वो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाला स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड वाला स्टूडेंट हो, तो सबको सारी की सारी बातें जो है वो समझ में आ रही होंगी। ठीक है, क्योंकि हम बहुत ही लेमन लैंग्वेज के तरीके से चल रहे हैं और ऐसे ही आगे चलते रहेंगे। ठीक है, चलिए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हमने कल क्या डिस्कस किया था? हमने अकाउंटिंग के कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस किए थे, है ना। अकाउंटिंग के कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस किए थे, जैसे कि हमने बिजनेस डिस्कस किया था, क्या होता है ना। हमने कैपिटल डिस्कस किया था, क्या होता है। हमने एसेट्स डिस्कस किया था, क्या होता है। लायबिलिटीज डिस्कस किया था, क्या होता है ना। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई थी बच्चों को, सर अकाउंट क्या होता है। ठीक है, तो एक बार मैं अकाउंट का मतलब आप सबको समझा देता हूं। ठीक है, मैं आपको अकाउंट का मतलब एक बार समझा देता हूं, उसके बाद फिर हम आज के सेशन की तरफ, जो आज का टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ेंगे। वैसे आज का टॉपिक भी सेम ही है, जो अकाउंटिंग की टर्म्स है, बट आज हम एडवांस टर्म सीखेंगे। तो आज का लेक्चर आपने बिल्कुल ध्यान से सुनना है। ठीक है, आज का लेक्चर जो है वो आपने बिल्कुल ध्यान से सुनना है। तो अकाउंट एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। हाँ हाँ, वही समझा रहा हूं, डोंट वरी। देन लाइबिलिटी मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, और कुछ रिपीट करना है? ठीक है, स्टॉक भी चलो रिपीट कर देता हूं। ठीक है, एक बार लाइबिलिटी रिपीट कर देता हूं, एक बार अकाउंट रिपीट कर देता हूं, और एक बार स्टॉक या फिर इन्वेंट्री रिपीट कर देता हूं। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है जी, बात समझ में आ गई सबके? चलो, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं, लाइबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं। तो लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है जी? देखो मैंने क्या बताया था, एक होता है एसेट्स, एक होता है लाइबिलिटी। ठीक है, एसेट्स का मतलब क्या होता है? जो बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एसेट्स क्या होता है? जो बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है। कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए अगले 12 महीने में, उनको हम करंट एसेट्स बोलते हैं, और जो 12 महीने में नहीं होंगे वो नॉन करंट एसेट्स होते हैं। यही डिस्कस किया था हमने अच्छे से, है ना। मतलब कन्वर्ट होने का मतलब क्या है? कैश में कन्वर्ट, जो आपके पास कैश की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, पैसों की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके पास सामान पड़ा हुआ है, आप स्टेशनरी का बिजनेस कर रहे हो, आपके पास स्टेशनरी का सामान पड़ा हुआ है, तो वो कैश की फॉर्म में है या फिर बुक्स की फॉर्म में है? बुक्स की फॉर्म में है ना। बट आपका जो इंटेंशन है वो क्या है कि आप उसको बेच के उसका कैश में कन्वर्जन करवा लो, है ना। बात समझ में आ गई? ठीक है, समझ में आ गई। चलो, वैसे ही लाइबिलिटी होती है, अगर एसेट आपकी प्रॉपर्टी है तो लाइबिलिटी बिल्कुल उसका विपरीत होता है, बिल्कुल उसका उल्टा होता है, मतलब आपकी देनदारी, है ना। आपकी देनदारी, जो आपने लोगों से पैसा ले रखा है, या फिर आपने, जैसे हमने कल एग्जांपल लिया था ना, ए और बी। ए जो है सेलर था, बी जो है वो कौन था? फटाफट बताइए। हाँ जी, बायर था। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि बी ने ए को पैसे देने हैं? या फिर मान लीजिए अब आपने अपने दोस्त से पैसे उधार ले लिए, तो जब आपने पैसे उधार लिए तो आपको वो पैसे लौटाने भी है, तो मतलब जो आपने पैसा उधार लिया है वो है आपकी लायबिलिटी।
लायबिलिटी मतलब देनदारी, जो आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है उसको हम अकाउंटिंग टर्म में लायबिलिटी बोल देते हैं। ठीक है जी, कर्जा, सिंपल सी बात है, कर्जा। ठीक है, इज इट क्लियर? चलो, अब लायबिलिटी भी दो टाइप की होती है जी। हाँ जी, जो लायबिलिटी है वो भी तो दो टाइप की होंगी, जैसे हमने एसेट को बांटा, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का मतलब क्या? ऐसा कर्जा जो आपने अगले 12 महीने में पे करना है। कब से 12 महीने गिनोगे? 31 मार्च से 12 महीने गिनोगे, जबकि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, जिस फाइनेंशियल ईयर के आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो। ठीक है जी, वो कर्जा आएगा करंट लायबिलिटी में, और ऐसा कर्जा जो आपको 12 महीने के बाद पे करना है वो आएगा नॉन करंट लायबिलिटी। अब क्लियर हो गई? मेरे को बताओ, अब लायबिलिटी में कोई दिक्कत है किसी को? फटाफट बताइए। हाँ जी, लायबिलिटी क्लियर हो गई? ठीक है। हाँ, कैश, देखो अगर कैश तो कैश ही है ना, कैश और बैंक दोनों के दोनों करंट ही होंगे ना। हमारा अल्टीमेट करंट और नॉन करंट को बाइफरकेट करने का तरीका क्या है? ठीक है, मैं एसेट की बात कर रहा हूं अभी, लायबिलिटी नहीं। जो भी कैश आपके पास पड़ा हुआ है एसेट की फॉर्म में, देखो कैश आपका एसेट होता है, तो अल्टीमेटली जो करंट और नॉन करंट में हम लोग बाइफरकेशन करते हैं एसेट में, वो किसके बेसिस पे करते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी जो 1 साल के अंदर अंदर, अगले 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो कैश तो ऑलरेडी कैश ही है ना, तो करंट में ही जाएगा। ठीक है, यस। अब ये करंट और नॉन करंट का बाइफरकेशन मैंने आपको बता दिया था, वो बिजनेसमैन की इंटेंशन पे भी डिपेंड करता है, और जो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हुए हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, चलो दूसरा, ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल के लिए कल मैंने कम से कम 15 से 20 मिनट का लेक्चर लिया था, एक बार वो लेक्चर दोबारा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला है अकाउंट। अकाउंट का मतलब क्या होता है? देखिए ध्यान, अकाउंट देखिए, अब अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में अलग अलग तरीके के ट्रांजैक्शन होंगे, है ना। बिजनेस में अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके के ट्रांजैक्शन होंगे। तो क्या सबके लिए, हर एक ट्रांजैक्शन के लिए, मेरी बात सुनेगा ध्यान से, हर एक ट्रांजैक्शन को जानने के लिए कि ये किस चीज का ट्रांजैक्शन है, उसको जानने के लिए आपको सबके लिए एक अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलो मैं आपको आज की सोशल मीडिया के लैंग्वेज के हिसाब से बताता हूं। सबका इंस्टाग्राम सोशल मीडिया, या किसी भी इंस्टाग्राम की अगर मैं बात करूं, या फिर फेसबुक की बात करूं, क्या सबका आजकल किसी ना किसी पे अकाउंट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अकाउंट है? हाँ कि ना में जवाब दीजिए, फटाफट बताओ। हाँ जी, क्या सबका किसी ना किसी सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म अकाउंट है? किसी का इंस्टाग्राम पे होगा, किसी का फेसबुक पे होगा, किसी का व्हाट्सएप पे होगा, सबका अकाउंट है ना। किसी का जीमेल पे होगा, ठीक है, किसी का जीमेल में होगा, सबका अकाउंट है। अब देखो, जैसे मेरा अकाउंट है अनुराग.शर्मा23, ठीक है, ये मेरा अकाउंट है इंस्टाग्राम का। ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे ये मेरा अकाउंट है इंस्टाग्राम का। अब मेरे को आपसे बात करनी है, तो मेरे को कैसे पता लगेगा कि मेरे को आपसे ही बात करनी है? क्योंकि आपका भी अलग अकाउंट होगा, है ना, आपका भी कुछ अकाउंट होगा, आप किसी और का कोई अकाउंट होगा, किसी और का कोई अकाउंट होगा, मतलब अकाउंट का जो नाम है क्या वो अलग होगा? सेम तो नहीं हो सकता। या फिर उसमें जो इंफॉर्मेशन डली है क्या वो सबकी अलग अलग होगी? ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? फटाफट बताइए। हाँ जी, बात सबको समझ में आ गई? तो ये जो अकाउंट है, मेरे को अगर बात करनी है, मान लीजिए आप में से सपोज मोनिका से बात करनी है, या फिर मैं बोलूं सुमित से बात करनी है, तो मोनिका का अलग अकाउंट होगा, सुमित का अलग अकाउंट होगा। अब ये अकाउंट अलग अलग क्यों है, मेरे को बताइए, क्या लॉजिक है इसके पीछे? ताकि हमें पता लग सके कि भाई साहब हम किससे बात कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बात करूं, अगर मैं अब मान लो कि सबका सेम अकाउंट हो गया, तो हमें पता लगेगा कि हम किससे बात कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, अगर सबका सेम अकाउंट हो गया, सेम अकाउंट, सबका अनुराग शर्मा अकाउंट हो गया, तो क्या हमें पता लग पाएगा
कि हम किससे बात कर रहे हैं, कौन क्या है कौन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं बोलूं बैंक वाले, मान लो बैंक वाले सबका सेम अकाउंट दे दें, तो पता लग पाएगा कि किसका क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, बताओ फटाफट। बस इसीलिए सेल्स का अलग अकाउंट बना लिया, मान लो परचेज का अलग अकाउंट बना लिया, है ना, फिक्स्ड एसेट का अलग अकाउंट बना लिया। तो हर एक चीज का, हर एक टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन का हम लोग ये अलग अकाउंट बना लेते हैं, ताकि हमें ये पता लग जाए, हाँ भाई साहब, कि हाँ इस अकाउंट के इतना ट्रांजैक्शन हुआ है, सेल्स हमारी इतनी हुई है, परचेज हमारी इतनी हुई है, कैश हमारे पास इतना पड़ा है, ठीक है, जितने भी चीजें हो रही हैं बिजनेस में सब कुछ पता लग जाएगा। अन्यथा क्या होगा, सब कुछ अगर एक ही में आ जाएगा तो कुछ भी पता नहीं लगेगा। क्लियर हो गई बात? मेरे को बताइए फटाफट, समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो बेसिकली आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम लोग अकाउंट बनाते हैं। ठीक, अब बताओ क्या दिक्कत है भाई? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, अकाउंट हो गया, एसेट हो गया, लायबिलिटी हो गया, और किसमें दिक्कत है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बता देता हूं, चलो। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, देखो ये रिवीजन करना कंपलसरी है। ठीक है, रिवीजन करना कंपलसरी है, नो डाउट। हाँ जी, सो व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि जो आपने सामान बेचा है, ध्यान से सुनिएगा, जैसे अगर मैं बोल रहा हूं मैंने 5 क्वांटिटी का सामान खरीदा है, परचेज किया है, और 3 क्वांटिटी का सामान बेचा है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए याद कीजिएगा हमेशा, प्रॉफिट निकालने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ 5 क्वांटिटी का परचेज प्राइस लेस नहीं करेंगे, आप सिर्फ ये 3 क्वांटिटी जो बेची है, सिंपल सा लॉजिक है यार, अगर आप 3 क्वांटिटी बेच रहे हो तो आप 3 क्वांटिटी का ही परचेज प्राइस लेस करोगे कि 5 क्वांटिटी का परचेज प्राइस लेस करोगे? तो ये 3 क्वांटिटी का परचेज प्राइस ही लेस करोगे, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। बस, दिस इज व्हाट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज। ठीक है, और कुछ डिस्कस करना है? एसेट हो गया, लायबिलिटी हो गया, अकाउंट हो गया, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। अभी हमारे देखो ऑलरेडी 12-13 मिनट हो गए हैं, बाकी डाउट्स मैं आपके ले लूंगा, या लास्ट में अगर हमारे पास टाइम बचेगा तब, या फिर कल, जैसे मर्जी देख लेंगे एक बार। ठीक है, चल अब आज का टॉपिक देखो। अब मैंने इसमें से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कल डिस्कस कर लिया था, देखो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं जो मैंने कल डिस्कस किया था, जो लास्ट में डिस्कस किया था एडवांस टर्म्स में, आपको याद होगा। देखिए ध्यान से, मैंने क्या बताया था, एक होता है एक्सपेंस और एक होता है एक्सपेंडिचर, यस और नो, ये बताया था मैंने। ठीक है, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है भाई, जो आप छोटे मोटे खर्चे करते हो, इनको हम रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी बोल देते हैं, और जो आप बड़े बड़े खर्चे करते हो, जो कभी कभार खर्चे करते हो, ठीक है, ये तो देखो जो एक्सपेंस होते हैं, छोटे मोटे खर्चे होते हैं, वो तो होते रहते हैं डेली लाइफ में। वैसे ही बिजनेस में भी छोटे मोटे खर्चे जो हैं वो होते रहते हैं, मतलब ये रेकरिंग होते हैं, होते रहते हैं। ठीक है, तो इनको हम रेवेन्यू एक्सपेंस बोल देते हैं। वैसे ही अगर मैं बात करूं इनकम की, जो इनकम होती रहती है बिजनेस में सेल वगैरह से, तो वो कौन सी होगी? रेवेन्यू इनकम होगी। ठीक है, बट जो कभी कभार जो बड़े बड़े खर्चे होते हैं, बड़ी बड़ी इनकम्स कभी कभार आती हैं, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर रेवेन्यू कैपिटल इनकम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कैपिटल इनकम बोल देते हैं। ये हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है जी, आई बात समझ में? अब जिनको रेकरिंग और नॉन रेकरिंग का मतलब नहीं पता, मैं एक बार बता देता हूं। रेकरिंग मतलब होता है बार बार, और नॉन रेकरिंग मतलब उल्टा इसका, बिल्कुल कभी कभार। ठीक है, कभी कभी, दैट्स इट। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे, वाउचर। ठीक है, अब अगला जो टर्म है वो है वाउचर। देखो अब आज के जो टर्म्स हैं वो ध्यान से सुनिएगा, थोड़े डिफिकल्ट टर्म्स हैं। ठीक है, वाउचर का मतलब क्या होता है? वाउचर मतलब होता है बेसिकली एविडेंस। एविडेंस मतलब क्या, मैं बता रहा हूं वाउचर क्या होता है। देखो जितने भी, मैंने आपको क्या बताया, आप क्या करोगे? रिकॉर्डिंग करोगे, किसकी?
रिकॉर्डिंग किसी करते हैं हम जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन होते हैं। अकाउंटिंग की डेफिनेशन में मैंने आपको समझा दिया था कि उसका एक एलिमेंट है रिकॉर्डिंग, ठीक है, जिसमें बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन जो है रिकॉर्ड होते हैं कहां पर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होते हैं, है ना। अभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग से टॉपिक है, वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अब रिकॉर्डिंग के लिए आपको क्या चाहिए मेरे को बताओ। अगर आपको कोई चीज रिकॉर्ड करनी है तो आपको उसका एविडेंस चाहिए। आपको जैसे आपने कोई भी सामान खरीदा तो आपको क्या मिलता है, हाँ जी, आपने कोई भी सामान खरीदा तो आपको क्या मिलता है, बताओ क्या मिलता है, एविडेंस, बिल मिलता है, यस और नो, क्या मिलता है, बिल। वैसे ही वाउचर का मतलब क्या होता है कि एक पूरा डॉक्यूमेंट बनेगा फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। डॉक्यूमेंट मतलब क्या कि भाई साहब अगर कोई भी ट्रांजेक्शन आपने बिजनेस में रिकॉर्ड करना है तो आपको एक प्रॉपर एविडेंस चाहिए, आपको एक प्रॉपर वाउचर चाहिए। मान लो कल को ऑडिटर आए, ऑडिट करने आए आपके पास, आपसे पूछा गया कि भाई इसका सबूत दिखाओ, ये जो ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड किया है इसका सबूत दिखाओ, तो क्या सबूत दिखाना पड़ेगा, बिल्कुल दिखाना पड़ेगा। तो वाउचर का मतलब क्या है, एक ऐसा एविडेंस जो कि एक एंट्री के लिए आपको रखना पड़ता है आपके पास, और उसके बेसिस पे ही आप जो एंट्री जो है रिकॉर्डिंग जो है वो आप करो, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात, ठीक। चलो अब चलते हैं आगे। अब हमने क्या डिस्कस किया था, फिक्स्ड एसेट डिस्कस किए थे, फिक्स्ड एसेट, ठीक है, फिक्स्ड एसेट डिस्कस किए थे। अच्छा अब ये वाउचर वाला जो सिनेरियो है ना, वो हम जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे मैं दोबारा ये लेके आऊंगा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही बोलते हैं कि भाई एविडेंस होना जरूरी है, ठीक है। चलिए अब फिक्स्ड एसेट की बात दोबारा करते हैं, क्यों दोबारा ला रहा हूं आपको बताऊंगा। मैंने आपको बताया था फिक्स्ड एसेट दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं पहले मेरे को बताइए, शाबाश, हाँ जी फटाफट बताइए, फिक्स्ड एसेट कौन कौन से टाइप के होते हैं, हमने कल ही डिस्कस किया था, कल डिस्कस किया था भाई। फिक्स्ड एसेट एक हो गया, वेरी गुड, एक हो गया टेंजिबल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, दूसरा कौन सा हो गया भाई, हाँ जी, दूसरा कौन सा हो गया, इंटेंजिबल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टेंजिबल का मतलब क्या होता है, सारे के सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे व्हाट डू यू मीन बाय टेंजिबल। हाँ जी, टेंजिबल का मतलब क्या होता है, अरे भाई एसेट्स सबसे ऊपर था, एसेट करंट और नॉन करंट, है ना। नॉन करंट के नीचे थे फिक्स एसेट्स और अदर देन फिक्स एसेट, ये बताया था कि नहीं बताया था, भूल गए तुम एक ही दिन में, बताओ। हाँ जी, सबसे ऊपर होता है एसेट, एसेट के नीचे करंट और नॉन करंट, नॉन करंट के नीचे फिक्स एसेट्स और अदर फिक्स एसेट। इतना बढ़िया तो चार्ट बना दिया मैंने, बताओ, ठीक है। देखो अब टेंजिबल, अगर मैं बात करूं टेंजिबल फिक्स एसेट, ऐसे फिक्स एसेट्स होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। जैसे मैंने बोला था ये मेरे लिए जो बोर्ड है, ये जो कैमरा है, यहाँ जो मेरे पास जो कंप्यूटर स्क्रीन पड़ी है जहां पर मैं आपके कमेंट्स देख पा रहा हूँ, वो क्या है, मेरे लिए एसेट है, ठीक है। तो ऐसी कोई भी बिजनेस में चीज जो आपको रेवेन्यू कमाने में हेल्प करती है और जिसको आपकी बेचने की इंटेंशन नहीं है, वो क्या होते हैं, आपके फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। जो दिखाई देते हैं वो आपके टेंजिबल हो गए, जो नहीं दिखाई देते वो आपके इंटेंजिबल हो गए। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ठीक है। जैसे जैसे आप इन फिक्स्ड एसेट को यूज करते रहोगे, जैसे मान लो अगर आप एक बिजनेस में कार यूज कर रहे हो, हाँ जी, अगर आप बिजनेस में कार यूज कर रहे हो तो मेरे को बताइए क्या वो कार की वैल्यू जैसे जैसे बिजनेस में यूज करते रहोगे क्या कार की वैल्यू कम होती जाएगी, हाँ जी, क्या कार की वैल्यू कम होती जाएगी। ये हो गया टेंजिबल का एग्जांपल। इनटेंजिबल जो आप देख नहीं सकते, पहले टेंजिबल का एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ जी बताइए फटाफट, रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स, भाई कल ही बताया था, कल के लेक्चर देखो, डायरेक्टली इस लेक्चर में जंप मत करना, पहले पुराने लेक्चर देख लेना, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्या इसकी वैल्यू कम कम होती जाएगी, तो इसी को हम क्या नाम देते हैं अकाउंटिंग में, डेप्रीसिएशन। क्या बोलते हैं, डेप्रीसिएशन। डेप्रीशिएट का मतलब होता है कम होना, ठीक है। वैसे ही इंटेंजिबल के लिए, ठीक है, जो इंटेंजिबल एसेट्स है, अब देखो जैसे तो मान लो कि आपने कोई पेटेंट लिया या कॉपीराइट लिया, तो उसका एक स्पेसिफिक पीरियड होता है ना, गवर्नमेंट बोलती है ये आपके लिए इतने पीरियड के लिए है ना। टेलीकॉम लाइसेंस लेते हो तो कुछ पीरियड के लिए होता है ना। कोई भी कॉपीराइट लेते हो तो कुछ पीरियड के लिए होता है, उसकी फीस आपको दोबारा पे करनी पड़ती है अगर आपको दोबारा लेना है ना। तो ऐसा कुछ सिनेरियो होता है, यस और नो। तो जो इंटेंजिबल एसेट्स की जो वैल्यू कम कम होती जाती है, ठीक है,
कम कम होती जाती है तो उसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। क्या बोलते हैं भाई? अमोर्टाइजेशन। मतलब मीनिंग दोनों के सेम है, बट टेंजिबल के लिए हम डेप्रिसिएशन का वर्ड यूज कर लेते हैं और इनटेंजिबल के लिए हम लोग अमोर्टाइजेशन का वर्ड यूज कर लेते हैं। पूरा वर्ड लिख देता हूं, डेप्रिसिएशन, ठीक है, और अमोर्टाइजेशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन वाला वर्ड हम टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के लिए यूज करते हैं, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, और अमोर्टाइजेशन के लिए हम यूज करते हैं अमोर्टाइजेशन किसके लिए यूज करते हैं? इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। टेंजिबल और इनटेंजिबल हमने कल बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया। ठीक है जी, बात समझ में आ गई सबको? ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? तो डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन समझ में आ गया सबको? ठीक है, आपको मैं टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के एग्जांपल दे देता हूं, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ठीक है, फर्नीचर हो गया, व्हीकल हो गया। इनटेंजिबल के कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, ठीक है, पेटेंट्स, ये सब के सब किसके एग्जांपल हो गए? इनटेंजिबल के एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब अगला जो है वो है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलो अब ये थोड़ा दिमाग वाला टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा फटाफट। देखो पहले डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से पहले चलो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, कुछ भी बोल लो, ठीक है। अब ये डेफर्ड का मतलब क्या? देखो पहले इसको ना बांटते हैं। डेफर्ड मतलब किसी चीज को पोस्टपोन करना, डेफर्ड का मतलब होता है किसी चीज को पोस्टपोन करना। और रेवेन्यू एक्सपेंस मतलब ऐसे, रेवेन्यू एक्सपेंस मतलब खर्चे। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा है तो बड़ा खर्चा होगा, अगर रेवेन्यू एक्सपेंस लिखा है तो छोटा मोटा खर्चा होगा, बट नॉर्मली छोटे मोटे खर्चे को हम पोस्टपोन नहीं करते। पहले आप मतलब समझ लीजिए, फिर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो छोटा एग्जांपल लेता हूँ। हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, मतलब कितना साल हो गया? 1 साल, है ना? कितना साल हो गया? 1 साल। मान लीजिए आपके पास ऑप्शन है, आपने सिम ले रखा है, ठीक है, सिम ले रखा है, ठीक। क्या आपके पास ऑप्शन है कि आप 5 साल का प्लान एक साथ ले सकते हैं? 5 साल की पेमेंट एक साथ कर सकते हैं? फटाफट बताइए। हाँ जी, जो 5 साल की पेमेंट है क्या वो एक साथ कर सकते हैं? ऐसे प्लान्स आते हैं, फटाफट बताइए। आते हैं, आते हैं कि नहीं आते हैं? फटाफट बताइए। आते हैं ना कि हाँ भाई, जियो बोलता है कि 5 साल की पेमेंट एक साथ कर दो, अगले 5 साल तक पेमेंट नहीं करना, आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे, ठीक है, ले सकते हैं। बट मेरे को एक बात बताइए फटाफट। हाँ जी, एक बात मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगा, अगर मैं 5 साल का खर्चा मान लो 100 रुपीज कर रहा हूँ, 100 रुपये कर रहा हूँ, मान लो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, 5 साल का खर्चा मान लो 100 रुपया है, तो अगर मैं 1 साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं तो मेरे को खुद दिमाग लगा के बताइए कि मैं ये सारा का सारा 100 रुपये एक ही साल में बुक करूंगा? क्या मैं सारा का सारा 100 रुपया एक ही साल में बुक करूंगा, या फिर मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे करूंगा 100, ये तो 5 साल का खर्चा है तो 1 साल का खर्चा हुआ 20, तो 20 साल का यहां पर डालूंगा और 80 रुपए मैं अभी नहीं डालूंगा। बताओ मेरे को कैसे चलोगे आप? अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो क्या 100 का 100 खर्चा आप एक साल में डालोगे? हमने क्या डिस्कस किया था? अक्रूवल बेसिस पे चलते हैं, है ना? अक्रूवल बेसिस मैंने क्या समझाया था आपको? जिस पीरियड का इनकम या जिस पीरियड का एक्सपेंस है आपने उसी के हिसाब से चलना है। हाँ जी, बताइए क्या लगता है आपको? 100 का 100 आप एक ही साल में डाल दोगे या फिर 20 20 20 करके हर साल अगले 5 साल में डालोगे? फटाफट बताइए। सर बोल रहे हैं एक एक ईयर में, एक ईयर में 20 देखो मैक्सिमम 90% स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं 20 रुपए, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है।
अब जब मैं आपको आगे जाके अकाउंटिंग का प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा, एक है मैचिंग प्रिंसिपल। जैसे अब देखो, मैंने आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पढ़ाया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमने क्या सीखा कि जितने का बेच रहे हो, जितने का खर्चा है, उतने का ही परचेज लेस करना है, उतने का ही आपने कॉस्ट लेस करना है, यही सीखा हमने, है ना। वैसे ही याद रखिएगा, अकाउंटिंग में हमेशा बात याद रखिएगा, जिस पीरियड का इनकम या जिस पीरियड का एक्सपेंस है, मतलब जिस पीरियड को वो बिलोंग करता है, आपने वहीं पे उसी फाइनेंशियल ईयर में उसको रिकॉर्ड करना है। याद रखिएगा, याद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का, ठीक है, कि जिस पीरियड का, ये आप दिमाग में बांध लीजिए, कि जिस पीरियड का इनकम या एक्सपेंस है, आपको उसको उसी पीरियड में रिकॉर्ड करना है। मतलब क्या, जो ये 100 रुपए आपने खर्चे हैं, उसमें से करंट ईयर को सिर्फ कौन सा बिलोंग करता है, 20 रुपया, बाकी 80 रुपया तो आने वाले सालों की बात हो रही है ना, क्योंकि आपने 5 साल का एक बार में खर्चा कर दिया, उसमें से 20 रुपया तो चलो करंट ईयर का हो जाएगा, और 80 रुपया जो आने वाले 4 सालों का होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ऐसा खर्चा आपने क्या कर दिया, खर्चा कर दिया, जो कि आपने अगले 5 सालों के लिए कर दिया, तो क्या ये 80 रुपया मैंने पोस्टपोन कर दिया, क्या ये 80 रुपया मैंने खर्चा करने से पोस्टपोन कर दिया, बताइए फटाफट। ठीक है, पोस्टपोन कर दिया। तो ऐसे खर्चे जो हम पोस्टपोन कर देते हैं, जो हम करने के बाद भी सेम ईयर में नहीं डालते, क्योंकि वो सेम ईयर को बिलोंग ही नहीं करते, वो होते हैं हमारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड का मतलब क्या होता है, हाँ जी, अब देखिए आपने 500 रुपए प्रीपेड कर दिए, जैसे आप फोन के बिल्स पे करते हो, 2 प्लान आते हैं, है ना। देखो, एक आते हैं पोस्ट पेड प्लान्स और एक आते हैं प्रीपेड प्लान्स, है ना। फोन के 2 प्लान्स आते हैं। प्रीपेड प्लान्स में आपके पास ऑप्शन होता है, पहले आप पैसे भरोगे फिर आपको सर्विसेज मिलेंगी। यहां पर क्या होता है, पोस्टपेड प्लान में पहले आप सर्विसेज ले लो, उसके बाद जो लास्ट में बिल आएगा वो पे कर दो। ऐसे ही होता है ना। आई बात समझ में। तो अगर आपने बिल पहले ही पे कर दिया, अगर 1 साल के लिए पे किया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 साल मतलब अगर सेम फाइनेंशियल ईयर का है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम फाइनेंशियल ईयर, ये बात ध्यान में रखिएगा, सेम फाइनेंशियल ईयर में है तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा का सारा खर्चा जो है वो आप सेम ईयर में ही बुक कर दो, ठीक है। बट अगर एक फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा का खर्चा आपने कर दिया है तो दैट विल बी नोन एज प्रीपेड एक्सपेंस। क्या कर दिया, प्रीपेड एक्सपेंस, कि आपने पहले ही प्री पे कर दिया उसको, ठीक है। और ये एक टाइप का डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बिकॉज हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं। एक और एग्जांपल लेता हूं, देखो, मान लो आपने विराट कोहली को साइन किया अपनी कंपनी की एडवर्टीजमेंट के लिए, ठीक है। एक और एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपने विराट कोहली को साइन किया अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए, ठीक है। अब एडवर्टीजमेंट आप कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ 5 साल का। विराट कोहली जी बोलते हैं कि भाई साहब मेरे को तो चाहिए 10 करोड़ रुपए, ठीक है। 10 करोड़ रुपीज लूंगा और मैं सिर्फ हर साल में 20-20 घंटे दूंगा, 20 साल, ठीक है। एवरी ईयर 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अब ये घंटा तो छोड़ दो, चलो ये घंटों को इग्नोर करो, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक। तो अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, ये 10 करोड़ 5 साल के लिए है कॉन्ट्रैक्ट एडवर्टीजमेंट का, ठीक है। तो आपको आने वाले 5 साल तक बेनिफिट देगा ये जो खर्चा आप कर रहे हो, ये आने वाले 5 साल तक बेनिफिट देगा। तो आप खुद सोचिए, 10 करोड़ का 10 करोड़ 1 साल में बुक करना है, या फिर 10 करोड़ डिवाइड बाय 5 के हिसाब से बुक करना है, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है अच्छे से, कि ऐसा खर्चा जो आप सेम फाइनेंशियल ईयर में बुक नहीं कर सकते, उसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल देते हैं। एग्जांपल मैंने प्रीपेड एक्सपेंस का आपको दे दिया, ठीक है। तो यहां हमारी 2 टर्म क्लियर हो गई, प्रीपेड एक्सपेंस भी क्लियर हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी क्लियर।
ठीक है, ये दो बातें मैंने क्लियर कर दी। अब यहाँ पर हम एक्सपेंडिचर क्यों नाम दे रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली ये बड़ा बड़ा खर्चा है। देखो 5 साल के लिए खर्चा कर रहे हो या 2 साल के लिए खर्चा कर रहे हो, तो ऐसा खर्चा बड़ा ही होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक्सपेंडिचर का वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, नहीं डेफर्ड सेल एक्सपेंडिचर नहीं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया प्रीपेड और क्या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वेरी गुड। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक, अब होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब ये भी ध्यान से सुनिएगा, ये भी मैं मोबाइल का एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे अभी मैंने आपको बताया 2 टाइप के प्लान्स होते हैं, प्रीपेड या फिर पोस्टपेड प्लान। प्रीपेड वाला तो आपका प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, ये हमें समझ में आ गया। ठीक है, क्योंकि आप पहले पे करते हो और बाद में सर्विसेज लेते हो। पोस्टपेड का मतलब क्या होता है, पोस्टपेड, पोस्ट मतलब बाद में और पे मतलब करना है बाद में। देखो वर्डिंग आधे तो मैं तो आपको मीनिंग जो है वो आपको वर्ड से ही पता लग जाते हैं वो कहना क्या चाह रहा है ना। काफी बार आपने देखा होगा कि आधे मतलब तो हमें वर्ड से ही पता लग जाते हैं कि भाई वो कहना क्या चाह रहा है। पोस्टपेड का मतलब क्या होता है, पोस्टपेड मतलब पहले आप सर्विसेज लीजिए। जैसे आप सिंपल सा एग्जांपल एक और लेता हूं, आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, फटाफट बताइए, क्या आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है? ठीक है, तो मेरे को बताओ इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो आप कब पे करते हो, सर्विसेज लेने से पहले कि सर्विसेज लेने के बाद? हाँ जी, फटाफट बताइए। जो आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हो वो आप सर्विसेज लेने के बाद भरते हो। ठीक है, वैसे ही फोन का अगर आप पोस्टपेड प्लान ले रखा है आपने, तो फोन का जो बिल है पोस्टपेड प्लान में आप क्या करते हो कि आपने पहले मोबाइल के चार्ज मतलब मोबाइल की सर्विसेज, मोबाइल की कॉलिंग, मोबाइल का इंटरनेट सब कुछ यूज कर लिया, उसके बाद आप पेमेंट कर रहे हो, उसके बाद यू आर डूइंग द पेमेंट। मतलब ऐसे खर्चे जिसकी आप सर्विसेज ले चुके हो या फिर आप उसकी डिलीवरी ले चुके हो, बट ठीक है, मतलब डिलीवरी तो हम छोड़ दीजिए, सर्विसेज की बात कर रहा हूं, या फिर छोटे मोटे जो खर्चे हैं, ठीक है, छोटे मोटे जो खर्चे हैं, ठीक है, छोटे मोटे जो खर्चे हैं वो उसकी आप सर्विसेज या फिर डिलीवरी ले चुके हो, ठीक है, बट उसकी पेमेंट आपने अभी तक नहीं की है। ठीक है, दैट इज नोन एज आउटस्टैंडिंग। जो बचा हुआ, आउटस्टैंडिंग मतलब बचा हुआ है ना, बचा हुआ खर्चा जो आपने अभी तक पे नहीं किया। हाँ जी, बात समझ में आ गई सबको? फटाफट बताइए, है ना। तो ऐसा, हाँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जब प्रीपेड का बिल्कुल उल्टा है। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड में आप पहले प्रीपे कर रहे हो, पहले आप पे कर रहे हो। आउटस्टैंडिंग में आपको आपने पहले सर्विसेज ले ली फिर आप पे कर रहे हो, तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलो अरे तो वो प्रीपेड, अगर देखो आजकल ऐसा हो गया कि रिचार्ज कराने में बिजली मिलती है तो वो प्रीपेड वाला काम हो गया। ठीक है भाई, अगर आप लोग वो वाला मीटर यूज कर रहे हो, हम तो भाई देसी लोग हैं, हम तो वो वाला मीटर यूज कर रहे हैं कि जहां पर पहले यूज करो फिर बिजली आए। आप एडवांस हो गए हैं, आप पहले प्रीपे कराते हैं फिर आप बिजली यूज करते हैं, तो वो प्रीपे हो गया। ठीक है जी, आई बात समझ में? हाँ, ईयर एंड में कैलकुलेट होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई। अब देखो, अगर मैं वही एग्जांपल कंटिन्यू कर रहा हूं, 5 इयर्स वाला, जो 5 इयर्स हमने जियो को पे किए थे, कितने पे किए थे? 500। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर हम किसी को प्रीपे कर रहे हैं, अगर हमारा प्रीपेड एक्सपेंस है, अगर हम प्रीपेड एक्सपेंस कर रहे हैं, ठीक है, तो सामने वाले के लिए क्या होगा? मान लो मैं हूं, मैंने 5 साल के लिए पे कर दिया जियो को, ठीक है, तो रिलायंस जियो के लिए, रिलायंस जियो के लिए क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरा प्रीपेड एक्सपेंस रिलायंस जियो की एडवांस इनकम है? देखो ध्यान से मेरी बात, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जो मैं
रिलायंस जियो को प्रीपेड एक्सपेंस कर रहा हूं, क्या वो रिलायंस जियो के लिए एडवांस इनकम है? ठीक है, तो ऐसी इनकम जो आपको एडवांस में मिल जाए, जैसे हमने एक्सपेंस के लिए किया वैसे ही इनकम भी, जिस पर्सन को हम एडवांस इनकम पे कर रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो वो कैसे बुक करेगा? जिस साल की इनकम है उसी साल में बुक करेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? एडवांस इनकम वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अगर आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आपका ड्यू है, आपका अभी आपने एक्सपेंस नहीं दिया है, तो सामने वाले के लिए क्या हो जाएगा? वो अक्रूड इनकम। अक्रूड का मतलब क्या होता है? ड्यू। अक्रूड, ACCRUED, ACCRUED इनकम। अक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। अक्रूड इनकम ऐसी इनकम, अक्रूड का मतलब होता है ड्यू, ऐसी इनकम जो ड्यू हो चुकी है, अभी तक नहीं मिली। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी वालों को अभी तक, या फिर मोबाइल फोन वालों को बिल अभी तक पे नहीं किया है, आपके एंड पे क्या होगा? आउटस्टैंडिंग। सामने वाले के लिए क्या हो जाएगा? अक्रूड इनकम, ड्यू इनकम। भाई ये इनकम जो है वो हमारी ड्यू हो चुकी है अभी तक, बट हमें मिली नहीं। क्लियर हो गई बात? एक और एग्जांपल देता हूं, देखो। जैसे मान लो कि मैं आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, मैंने आपसे फीस मांगी। ठीक है, मैंने आपसे फीस मांगी, मैंने बोला 500 रुपीज फीस है। ठीक है, 500 रुपीज फीस है, और आपको मैं 2 महीने पढ़ाऊंगा। ठीक है, 2 महीने पढ़ाऊंगा। अब इसको मैं ना, जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम करेंगे तो उसमें एक रियलाइजेशन कंसेप्ट है, उससे भी लिंक करूंगा। ठीक है, बट अभी फिलहाल ये समझिए, मान लीजिए 2 महीने के लिए मैंने आपको बोल दिया कि मैं आपको 500 रुपए लेकर 2 महीने पढ़ाऊंगा। अब मान लीजिए ये मैं अभी क्या मान के चलूंगा? एडवांस इनकम है मेरी, आपने मेरे को फीस पहले ही पे कर दी, एडवांस इनकम मेरे लिए। और आपके लिए क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस। क्यों? अभी तक मैंने बैच नहीं किया है, राइट? सर्विसेज मैंने अभी तक नहीं दी है। ठीक, बात समझ में आ गई? अब ये बात समझिए कि अब ये हम ऐसे क्यों करते हैं, एडवांस इनकम और प्रीपेड एक्सपेंस क्यों बुक करते हैं? बिकॉज अल्टीमेटली कल को अगर मैंने बैच लेने से मना कर दिया तो क्या मेरे को ये 500 रुपए आपको रिफंड करने पड़ेंगे? हाँ जी, बताइए फटाफट, क्या ये 500 रुपए मेरे को वापस करने पड़ेंगे? हाँ क्यों? सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं ये बैच नहीं लेता, अगर मान लो मैं पहले रेवेन्यू बुक कर लेता तो गलत होता ना। तो याद रखिएगा, प्रीपेड और आपको वापस मिलने का अधिकार भी है पैसे, क्योंकि आपने पैसे पे किए हैं, है ना? तो प्रीपेड एक्सपेंस हमेशा क्या होता है? एसेट होता है। और याद रखिएगा, एडवांस इनकम हमारी लायबिलिटी होती है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं 100 रुपीज प्रीपेड एक्सपेंस कर रहा हूं तो मैं इसको 2 पार्ट से डिवाइड करूंगा 5 साल के लिए। 20 रुपए मेरा खर्चा हो जाएगा करंट ईयर का, वो तो मैं करंट ईयर खर्चे में डाल दूंगा। बाकी 80 रुपए का क्या हो जाएगा? वो मेरा एसेट बन जाएगा। सेम 20 रुपए इसके लिए इनकम बन जाएगी। ठीक है, और 80 रुपए एडवांस इनकम बन जाएगी। अब ये एसेट और लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि अगर ये पर्सन मान लो जियो अगले साल बंद हो जाता है तो जियो को 80 रुपए वापस उठाने पड़ेंगे, तो ये लायबिलिटी हो गई, और मेरे को 80 रुपए पाने का अधिकार है। ठीक है, मेरे को 80 रुपए पाने का अधिकार है। समझ में आ गई बात? मेरे को बताओ अब क्या इसमें कोई डाउट है? ठीक है, सेम टू सेम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की अगर मैं बात करूं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आपने अभी तक सर्विसेज ले ली है, पेमेंट नहीं किया है, तो आपके लिए लायबिलिटी हो जाएगी, बिकॉज वो आपको पे करनी है, आपकी देनदारी है वो। और जिसके लिए अक्रू इनकम है, ड्यू इनकम है, उसके लिए वो एसेट हो जाएगा, बिकॉज उसको पैसा लेना है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर समरी बनाऊं तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? जिसकी सर्विसेज हमने ले ली है और हमने अभी तक पे नहीं किया है, तो हमारी क्या हो जाएगी? वो लायबिलिटी। ड्यू इनकम या फिर अक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जो ड्यू हो चुकी है, वो अभी तक हमें नहीं मिली है, तो क्या हो जाएगा? पैसा लेना है, तो मतलब एसेट्स। प्रीपेड एक्सपेंस, ऐसे खर्चे जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं आने वाले कई सालों के लिए, मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए। ठीक है, तो जितना खर्चा करंट ईयर का है करंट ईयर में डाल दो, 20 रुपए डाल दिया, 80 रुपए आपकी क्या हो जाएगी? एसेट हो जाएगी।
और अगर आपको एडवांस इनकम मिली है तो बिल्कुल प्रीपेड का उल्टा 20 रुपए इनकम और 80 रुपए लायबिलिटी। ठीक है भाई, देखो मैंने पूरी समरी बना दी यहाँ पर, सबको सबको समझ में आ गया? ठीक है, चले आगे। अब हम इसको आपको दो से तीन बार ये लेक्चर को देखना पड़ेगा, मैं पहले ही बता रहा हूं। ये लेक्चर आप 2 से 3 बार देखेंगे तब जाके आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो नॉन कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं। ठीक है, ठीक, चलो बात समझ में आ गई आपको? आगे चलते हैं आगे। चलिए, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। ठीक है, अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम हो गई। चलो इसको मैं ना कल एक बार दोबारा लेक्चर की स्टार्टिंग में रिपीट करूंगा दूसरे एग्जांपल के साथ, सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दोबारा चलो, व्हाट डू यू मीन बाय एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम? हाँ जी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है बताइए फटाफट, क्या लगता है आपको? व्हाट डू यू मीन बाय एक्स्ट्राऑर्डिनरी? अगला जो टर्म है वो है आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम या फिर एक्सपेंस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है पहले बताओ? अरे बताओ भाई फटाफट, व्हाट डू यू मीन बाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? ठीक है, देखो जैसे अब मैं एग्जांपल लेता हूं कोविड का। 2020 में कोविड आया है ना, 2020 में कोविड आया, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे बिजनेसेस इंपैक्ट हुए। यस और नो? बहुत सारे बिजनेसेस को धक्का लगा, है ना। अब मेरे को आप बताओ, क्या ये कोविड जितना इंपैक्ट उसने 2020 में डाला था, क्या वो हर साल डाल पाएगा? अब तो सब कुछ नॉर्मल सा हो गया है। हाँ जी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब होता है, सीधी सी बात है, नॉट ऑर्डिनरी। बस यार तुम यार, ये लो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है ऑर्डिनरी जो चीज नहीं होती वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी का मतलब होता है जो नॉर्मल नहीं होती। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो, तो ध्यान से सुनिएगा कि ऐसी कोई आइटम जो नॉर्मली बिजनेस में नहीं होती बट उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट या लॉस इंपैक्ट हो जाता है, क्या आपको लगता नहीं है कि हमें इसको अलग से शो करने की जरूरत है? क्योंकि हमारे बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस पे ही यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का जो डिसीजन है वो डिपेंड करता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूं, हमारे प्रॉफिट या लॉस पे ही, जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना लोगों को लगेगा कि हाँ भाई ये तो बिजनेस अच्छा चल रहा है, या जितना ज्यादा लॉस होगा, ठीक है, जितना ज्यादा लॉस होगा उतना बिजनेस में लगेगा कि हाँ भाई अच्छा नहीं चल रहा। बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका स्टॉक मार्केट। अब आपको याद होगा स्टॉक मार्केट की अगर मैं बात करूं, 2020 में निफ्टी गया 8,000 के। ठीक है, अभी निफ्टी नुफ्टी क्या होता है वो सब छोड़ दो, वैसे एग्जांपल लेता हूं। 2021 में वो हो गया डबल। क्यों? लोगों को लगा भाई स्टॉक मार्केट तो बहुत ज्यादा चल रही है, अब ये ऐसे ही चलेगी। भाई साहब, अब ये भी तो देखो कि आप कंपेयर किस किस साल को कर रहे हो। आप 2020 के प्रॉफिट से 2021 के प्रॉफिट को कंपेयर कर रहे हो, फिर तो ऑटोमेटिकली यहाँ तो प्रॉफिट कुछ है ही नहीं। 2021-22 में तो नॉर्मल हो गई थी सारी की सारी चीजें, तो प्रॉफिट तो आएगा ही। 100% कंपनी का प्रॉफिट आ रहा है, लोग बोल रहे हैं 150% आ रहा है, 300% आ रहा है। अरे भाई, आप ये तो देखो आप कंपेयर किस किस चीजों को कर रहे हो। हाँ जी, बात समझ में आई? तो याद रखना कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। क्यों बहुत ज्यादा फोकस करना है? वाई यू हैव टू डू द फोकस?
बिकॉज अल्टीमेटली इसके बेस, सिर्फ इसके बेस पे ही डिसीजन मेकर्स के डिसीजन जो है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ऐसा खर्चा या ऐसी इनकम होती है जो बिजनेस में नॉर्मली होती नहीं है। ठीक है, बट वो उस साल के लिए हो गई है, कोई ऐसा फिनोमिना हो गया, कोई ऐसी चीज हो गई है बिजनेस में जिसकी वजह से वो हो रहा है। ठीक है, तो कोविड से जो भी लॉस हुआ वो आप कहां शो करोगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस है भाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस, कि अगर ये कोविड नहीं आता तो हमारा इतना लॉस नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गई सबको बात? मेरे को बताओ, सबको क्लियर होगी ये बात? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्या होती है? ठीक, चलो अगला जो टर्म है वो है, ये हो गया। अगला जो टर्म है वो है आपका हाँ, लिगेसीज हम बाद में डिस्कस करेंगे, लिगेसीज भी छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, अगला जो टर्म है वो है आपका कॉन्टिंजेंट एसेट्स एंड कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। एसेट्स और लायबिलिटी का मतलब तो हमें पता ही है। ठीक है, अब कॉन्टिंजेंट का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। कॉन्टिंजेंट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो फ्यूचर पे डिपेंड है। जिसका होना या ना होना फ्यूचर पे डिपेंड है। एग्जांपल मान लो, ठीक है, मान लो मैं आपको कोई सामान बेच रहा हूं। ठीक है, मैंने आपको सामान बेचा और आप उस सामान से खुश नहीं है, बट फिर भी मैं उसको वापस नहीं ले रहा। ठीक है, मैंने आपसे कुछ प्रॉमिस किए बट मैंने वो प्रॉमिस डिलीवर नहीं किए। ठीक है जी, और मैं आपसे वो सामान अब वापस भी नहीं ले रहा, तो आप क्या करोगे? हाँ जी, बताइए फटाफट क्या करेंगे? लाइक भी कर दीजिए भाई सेशन को। सेशन लाइक ही नहीं किया, 500 बच्चे देख रहे हैं, 166 लाइक्स हैं सिर्फ। लाइक कर दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट। हाँ जी, क्या करोगे भाई? मान लो कि मैंने आपको कोई प्रॉमिस किया था, ठीक है, और मैं वो प्रॉमिस टाइम में डिलीवरी नहीं कर पाया, और मैंने आपको मतलब गुड्स भेज दिए। उसके बाद मैंने बोला कि मैं आपसे आपके साथ ये मतलब ये सर्विसेज भी दूंगा, बट वो सर्विसेज अब मैं दे नहीं रहा, तो आप क्या करोगे बताओ? हाँ जी, आप जाओगे कंज्यूमर कोर्ट में, है ना? यही बोल रहे हैं सारे स्टूडेंट्स, सर हम जाएंगे कंज्यूमर कोर्ट में। ठीक है, अब कंज्यूमर कोर्ट में अगर आप जाओगे, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बात बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कंज्यूमर कोर्ट में आप जाओगे, ठीक है, आपने मेरे अगेंस्ट केस कर दिया, है ना? आपने मेरे अगेंस्ट केस कर दिया। अब केस का डिसीजन क्या कॉन्टिंजेंट डिसीजन है? केस का डिसीजन है वो फ्यूचर डिसीजन है ना? अब अगर मेरे को लग रहा है कि मेरा ये केस हार जाऊंगा, क्या वो मेरे लिए कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है? बिकॉज मेरे को आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, और आपके लिए वो क्या है? कॉन्टिंजेंट एसेट। तो ऐसी लायबिलिटी होना या ना होना उसका फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड है, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिंजेंट एसेट या कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। सिंपल सा एग्जांपल। ठीक है, एक और बार बता रहा हूं मैं, ठीक है, दोबारा एग्जांपल ले रहा हूं कि भाई मैंने आपको सामान बेचा और मैंने साथ में बोला कि मैं आपको कुछ सर्विसेज भी दूंगा। ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको सामान बेचा और मैंने आपको बोला कि मैं साथ में आपको कुछ सर्विसेज भी दूंगा, मैंने प्रॉमिस किए कुछ, बट मैंने वो प्रॉमिस कंप्लीट नहीं किए और आपसे पैसे भी ले लिए सारे के सारे। ठीक है, और अब आप बोल रहे हो कि सर आपने ये सर्विसेज तो कंप्लीट नहीं की, आप सामान वापस ले लीजिए, मेरे को नहीं चाहिए आपका सामान। ठीक है, मैं बोलता हूं जी नहीं लूंगा सामान, जो करना है कर लो। अब आप क्या करोगे? कंप्लेंट कर दोगे। ठीक है, क्या कर दोगे? कंप्लेंट कर दोगे। अब अगर मेरे को लगता है, देखो अंतरात्मा को तो पता ही होता है कि भाई कौन गलत है कौन सही है ना? सही बात है कि नहीं? तो अगर मेरे को लग रहा है कि मैंने गलती की है और मैं ये केस हार जाऊंगा, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, बिकॉज मेरे को पेमेंट करनी पड़ेगी। आपके लिए क्या हो जाएगा? कॉन्टिंजेंट एसेट। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक, सिंपल सी बात। ठीक,
कॉन्टिजेंट एसेट को आप कहीं भी नहीं दिखाते, ये बात याद रखिएगा। कॉन्टिजेंट एसेट को क्यों नहीं दिखाते, इसका लॉजिक मैं आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वाले टॉपिक में बता दूंगा, ठीक है। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को आप कहां पर शो करते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में शो करते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स क्या होते हैं ये आपको पता लगेगा जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब, ठीक है। इतनी बात समझ लो, बस इतनी बार रट लो यहाँ पर कि कॉन्टिजेंट एसेट को हम कहीं भी शो नहीं करते, बट इसका लॉजिक आपको नेक्स्ट लेक्चर में पता लग जाएगा। और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को हम नोट्स टू अकाउंट्स में शो करते हैं, इसका लॉजिक आपको तब पता लगेगा जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला टॉपिक मेरे साथ करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए सिर्फ ये बातें याद रख लीजिए, ठीक है। उस टाइम दोबारा आएगा तो आपको दोबारा याद करवा दूंगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्लियर हो गई, टॉपिक क्लियर है ये वाला कॉन्टिजेंट एसेट और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, ठीक है। देखो अगला जो है वो है प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब क्या होता है, प्रोविजन का मतलब होता है कि आप मान लो कि आपका 100 रुपए का प्रॉफिट आया, कितने का प्रॉफिट आया, 100 रुपीज का प्रॉफिट आया, बट आप बोलते हैं कि नहीं यार मेरे को लग रहा है अभी मैंने इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी पे नहीं किया जो कि नेक्स्ट मंथ आएगा, ठीक है। फिर मैंने कुछ और खर्चे नहीं इसमें से डिडक्ट किए प्रॉफिट में से जो कि मेरे को नेक्स्ट मंथ पे करने पड़ेंगे, कुछ आउटस्टैंडिंग खर्चे हैं, ठीक है, जो मेरे को नेक्स्ट मंथ पे करने हैं। तो क्या उन सब के लिए आपको प्रोविजन मतलब पैसा अलग से रखना पड़ेगा, हाँ जी। तो प्रोविजन का मतलब क्या है, प्रेजेंट लायबिलिटी है जिसकी अमाउंट एग्जैक्टली कब पता लगेगी, जब बिल आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, हाँ जी, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल कब आता है, जब आप मार्च में सर्विसेज यूज करते हो, आपका अप्रैल में बिल आएगा। बट मैंने क्या बोला, जिस पीरियड का खर्चा है आपको उसी पीरियड में बुक करना होता है ना, हमने ये डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले। तो आप मेरे को पता इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, प्रोविजन बनाना पड़ेगा। क्यों प्रोविजन बनाना पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली आपको पता है ये करंट ईयर का खर्चा है। तो 100 रुपए में से मान लो 20 रुपए आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो 20 रुपए का आप क्या बना लोगे, प्रोविजन बना लो। मतलब एक तरह से आपने पैसा अलग से रख लिया कि भाई एक्चुअल में मेरा 100 रुपए प्रॉफिट नहीं है, मेरे को इसमें से इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी पे करना है जो नेक्स्ट मंथ पे करूंगा, ठीक है। तो प्रोविजन और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में फर्क क्या है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी तो फ्यूचर की लायबिलिटी है भाई, जिसकी अमाउंट भी पता नहीं है क्या अमाउंट है, ठीक है। बट प्रोविजन जो है वो क्या है, वो प्रेजेंट की लायबिलिटी है, बट हमें अमाउंट का थोड़ा बहुत आइडिया है। क्यों, इलेक्ट्रिसिटी बिल का आप कैसे आइडिया लगा सकते हो, पास्ट एक्सपीरियंस से लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते, कि लास्ट 3-4 महीने में क्या बिल आया है, क्या उसके हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो, फटाफट बताइए। प्रोविजन के केस में कितना पैसा 100 रुपए में से अलग रखना है, वो कैसे डिसाइड करोगे भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल तो नेक्स्ट मंथ आएगा। तो वो कैसे डिसाइड करोगे, वो बेसिकली ऐसे डिसाइड होगा कि भाई लास्ट 3-4 महीने का बिल क्या है, एवरेज देख लेंगे, हाँ भाई इतना बिल आया, इतना पैसा आप साइड में रख लो, इतना प्रोविजन आप बना, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो प्रोविजन भी हो गया, कॉन्टिजेंट एसेट भी हो गया, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी भी हो, ठीक है। तो प्रोविजन ये होता है। चलो चले आगे, अब समझ में आ गई बात। लीगेसीज में आपको जब हम एनपीओ वाला टॉपिक पढ़ेंगे, लीगेसीज का मतलब ऐसे मैं आपको बता देता हूं, बट इसको एनपीओ में और डिटेल में समझेंगे। लीगेसीज का मतलब क्या होता है, ठीक है। विल सुना है आपने, विल, विल मतलब होती है वसीयत, वसीयत सुना है आपने सबने, क्या होता है, हाँ जी, वसीयत। हाँ, तो वसीयत के थ्रू जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है उसको हम बोलते हैं लीगेसीज, ठीक है। ये टॉपिक हम स्पेसिफिकली जब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए बस आप लीगेसीज का मतलब ये समझ लीजिए, वसीयत होती है, ठीक है। इट इज एन अमाउंट ऑफ मनी प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन इन अ विल, मतलब वसीयत के थ्रू जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है तो उसको हम लीगेसीज बोल देते हैं। बस इतनी बात आपने याद रखनी, ठीक है। दादा परदादा वाली, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये हो गए आपके प्रोविजंस भी डिस्कस कर लिया हमने, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और सॉल्वेंट। देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ठीक है।
प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है, या फिर आप बोल लीजिए बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले वाले खर्चे। मतलब देखो, जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपने सोचा कि मैं आज से बिजनेस स्टार्ट करूंगा, ऐसे ही स्टार्ट हो जाएगा बिजनेस। क्या आपको बिजनेस को रजिस्टर करवाना पड़ेगा? क्या छोटे मोटे खर्चे, बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे होंगे बिजनेस के, लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है, फिर एग्रीमेंट वगैरह बनाने पड़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, बहुत सारा काम होता है, आपको नाम लेना पड़ेगा, है ना, बहुत सारे काम होते हैं। देखो बिजनेस ऐसे ही स्टार्ट नहीं हो जाते, आपको बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रिपेयर करने पड़ते हैं। बात समझ में आ गई? बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर करने पड़ते हैं, ठीक है। तो क्या इन डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन के लिए खर्चा आता है? हाँ कि ना? है ना? क्या इन सारे डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन के लिए खर्चा आता है? फटाफट बताइए। हाँ जी, क्या इन सारे डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन के लिए खर्चा आता है? आता है बिल्कुल, ठीक है। जैसे आपने लाइसेंस ले लिया, मान लो इसका खर्चा है। तो ऐसे खर्चे जो बिजनेस स्टार्ट होने से पहले होते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी या फिर प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है। या तो आप प्रिलिमिनरी बोल लो या तो आप प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस बोल लो, ठीक है। ऐसे खर्चे जो बिजनेस के ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले होते हैं, ठीक है, वो उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब इनके जो बेनिफिट है वो आने वाले कई सालों तक मिलेंगे, तो ये भी एक टाइप के डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी एक एग्जांपल है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, बिकॉज जो प्रिलिमिनरी लाइसेंस वगैरह लोगे आने वाले कई सालों तक के लिए होगा लाइसेंस। तो ऐसा कोई भी खर्चा जिसका बेनिफिट हमें एक साल से ज्यादा के लिए मिलता है, तो हमने क्या डिस्कस किया था, दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमने एक तो पढ़ा प्रीपेड एक्सपेंस, और क्या पढ़ा हमने, दूसरा क्या पढ़ा, फटाफट बताइए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ठीक है। अच्छा, कभी कभार आप ना प्रीपेड एक्सपेंस का एक और नाम देखते हो, प्रीपेड एक्सपेंस का एक और नाम है अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। अनएक्सपायर्ड क्यों बोलते हैं इसको? अनएक्सपायर्ड का मतलब क्या हो गया, जो अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ है। अब आपने 100 रुपए का खर्चा कर दिया था, है ना, आपने 100 रुपए का खर्चा कर दिया था, ये खर्चा कितने साल में एक्सपायर हो रहा था? 5 साल में एक्सपायर हो रहा था, है ना। बात समझ में आ गई? तो इसलिए हम इसको बोलते हैं अनएक्सपायर्ड, ऐसा खर्चा जो सिर्फ एक साल में एक्सपायर ना हो रहा हो, आने वाले कई सालों में एक्सपायर। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का दूसरा नाम क्या है? अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। तो अगर क्वेश्चन में आएगा कि भाई अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस है, तो ये समझना वो प्रीपेड एक्सपेंस की बात कर रहा है, ठीक है। वो किसकी बात करता है? प्रीपेड एक्सपेंस की बात कर रहा है, ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? ठीक, चलो अब अगला जो टर्म है वो है सॉल्वेंट। ये तो बहुत सिंपल है, और इंसॉल्वेंट, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट, हाँ जी, सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा पर्सन जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास पैसे बचे हुए हैं देने के लिए, ठीक है, तो वो क्या होगा? सॉल्वेंट पर्सन। मतलब अगर मान लो ए ने बी को सामान बेचा, ठीक है, तो बी के पास पैसे पड़े हुए हैं, इसने पैसे वगैरह लौटा दिए, कोई दिक्कत नहीं, ही इज सॉल्वेंट, ही इज अ वेरी गुड मैन, ठीक है, सॉल्वेंट पर्सन। इनसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा पर्सन जिसका दिवाला निकल चुका है, जिसके पास पैसे ही नहीं बचे देने के लिए, ठीक है, जिसका क्या निकल चुका है? दिवाला निकल चुका है, इसके पास बेचारे के पास पैसे ही नहीं है, कंगाल। देखो इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कंगाल, हिंदी में अगर बोलूं तो, ठीक है, हिंदी में अगर मैं बोलूं तो कंगाल। अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट है मतलब वो कंगाल हो चुका है। क्लियर होगी बात? मेरे को बताओ, सारी की सारी टर्म समझ में आ गई? अब बताइए क्या क्या डाउट्स हैं। हाँ जी, हाँ बैंक करप्ट हो गया है, कुछ भी बोल लीजिए। हाँ जी, तो ये सारी की सारी टर्म्स थी जो मेरे को लगा था इंपॉर्टेंट है, तो मेरे को फटाफट बताइए, क्या कोई भी डाउट है अभी तक? हाँ जी, क्या कोई भी डाउट है किसी को? फटाफट बताइए अभी तक। नो डाउट, वेरी गुड। चलो
ठीक है, चलो अब हम चलते हैं एमसीक्यूज की ओर। ठीक है, हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक, चलो अब एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का वो है, अ पर्सन हु ओज मनी टू अ फर्म अगेंस्ट गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड। देखो सिंपल सी बात है, ये थोड़ा लैंग्वेज ट्रिकी कर दिया है, बाकी क्वेश्चन सिंपल है। ठीक है, अ पर्सन हु ओज मनी टू अ फर्म अगेंस्ट गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड। ठीक है, सीधी सी बात है, एक एक पर्सन है बी, इसको एक कंपनी ने, एक फर्म ने सामान बेचा है। हाँ जी, एक कंपनी ने सामान बेचा है, ठीक है, और इसको उधारी चुकानी है। तो इस फर्म के लिए पर्सन क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। हाँ जी, अ पर्सन हु ओज मनी टू अ फर्म अगेंस्ट गुड्स सोल्ड, उसको सामान बेचा गया है और उसको उधारी चुकानी है। वो ओ मनी जो है ओन करता है, मनी जो है वो ओज करता है, मतलब उसको उधारी चुकानी है। ओन नहीं, सॉरी, ओज करता है। ठीक है, तो उसको अगर उधारी चुकानी है तो फर्म के लिए वो पर्सन क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए, डेटर हो जाएगा। ठीक है, तो डेटर का मतलब क्या होता है, दोबारा समझ लेते हैं। ए इज अ सेलर, बी इज अ बायर। तो बी जो है, ए के लिए बी क्या हो जाएगा, बिकॉज बी ने ए को पैसे देना है, तो ए के लिए बी क्या हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल, और बी के लिए क्या हो जाएगा, ट्रेड पेबल। तो जिससे पैसे लेने होते हैं वो सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का दूसरा नाम है डेटर। ठीक है, और ट्रेड पेबल का दूसरा नाम क्या है, क्रेडिटर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, एक्सपेंस इनकर्ड टू इनकॉर्पोरेट अ बिजनेस इज नोन एज। देखो, बिजनेस को इनकॉर्पोरेट मतलब स्टार्ट करने के लिए, इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो खर्चे होते हैं वो कौन से खर्चे होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट में। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है स्टार्ट, टू स्टार्ट अ बिजनेस। ऐसे खर्चे जो आपने बिजनेस को स्टार्ट करने में लगाए हैं। ठीक है, तो वो कौन से खर्चे हो गए आपके, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपका एक टाइप का डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है, हाँ कि ना, मेरे को जवाब दीजिए। क्या ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, क्या ये एक टाइप का आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है, हाँ कि ना, हमने डिस्कस किया था। ठीक है, चलो वेरी गुड, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, हाँ जी, तो प्रिलिमिनरी, ये देखो, ये 2017 का क्वेश्चन है, 2017 का क्वेश्चन, ईपीएफओ 2017 का प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन। पीईक्यू का मतलब जब भी आगे आगे वाली साइड में पीईक्यू आएगा तो इसका मतलब होगा प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन। तो मेरे को बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए, फटाफट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किस टाइप के खर्चे होते हैं, देखो सीधा एग्जाम, 1 मार्क्स पक्का, 1 मार्क्स, डन। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, जब 2021 का पेपर हुआ था, ठीक है, 2021 का पेपर हुआ था, तो पेपर से बिल्कुल एक दिन पहले मैंने 50 क्वेश्चन की एक सीरीज ली थी, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें से सारे के सारे जितने भी 8 या 9 क्वेश्चन आए थे, सारे के सारे इन्हीं 50 क्वेश्चन में से आए थे। आप चाहे चेक कर लीजिएगा। जो स्टूडेंट मेरे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनको ये बात पता होगी कि जो मैंने एग्जाम से बिल्कुल एक दिन पहले रात को 50 क्वेश्चन की सीरीज ली थी, उसमें से 8 या 9 क्वेश्चन अकाउंट्स के थे, सारे के सारे उन्हीं 50 क्वेश्चन में से। ये देखो स्टूडेंट्स लिख भी रहे हैं सर, जिसमें से 8 क्वेश्चन आए थे। यूपीएससी सेम, ऑप्शन भी सेम, ऑप्शन में भी कोई डिफरेंस नहीं था, ऑप्शन में भी कोई डिफरेंस नहीं था। ठीक है, और मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूं, आप चाहे जो स्टूडेंट्स मेरे पास ऑलरेडी जुड़े हुए हैं वो लिख सकते हैं। और देखो एक स्टूडेंट ने लिखा भी है कि सर आप सही बोल रहे हो, विद ऑप्शन सेम क्वेश्चन आए थे, विद ऑप्शंस। ठीक है, हम्म, हाँ, आई विल ट्राई दिस टाइम ऑल्सो, नो वरीज। ठीक है, एक्सपीरियंस बोलता है, सही बात है। ठीक है,
तो उस वीडियो पे आई थिंक 30,000 के आसपास व्यूज हैं और सारे स्टूडेंट्स ने लिखा हुआ है कि हाँ सर सेम क्वेश्चन आया। ठीक है, तो डोंट वरी, सब यहाँ पर होगा। ठीक है, वो दूसरे चैनल पे था इसलिए मैं लिंक शेयर नहीं कर सकता। ठीक है, चलो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर द एग्जांपल ऑफ, तो ये क्वेश्चन क्लियर है आपको? ठीक है, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? फटाफट बताइए, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? हाँ, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अकाउंट देख लीजिए, मेरा सेशन होगा, वहां सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अकाउंट्स फॉर ईपीएफ, ऐसा करके कुछ सेशन का नाम था, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी पड़ा हुआ है शायद। ठीक है, चलो, डिस्काउंट बेस्ड अपॉन द टाइमली पेमेंट फ्रॉम कस्टमर। देखो, जो सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है, डिस्काउंट बेस्ड अपॉन द टाइमली पेमेंट फ्रॉम कस्टमर। टाइमली पेमेंट जो कस्टमर पे डिस्काउंट जो डिपेंड करता है वो कौन सा डिस्काउंट होता है, हमने कल ही डिस्कस किया था। दो टाइप के डिस्काउंट डिस्कस किए थे, याद कीजिए, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ठीक है, ये जो डिस्काउंट डिस्कस किए थे, यस और नो? ठीक है तो ट्रेड डिस्काउंट वाला कौन सा होता है? वॉल्यूम डिस्काउंट, है ना, जो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। कैश डिस्काउंट जो टाइमली पेमेंट पे डिपेंड करता है। कि ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते और कैश डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं, ये हमने अच्छे से डिस्कस किया था, है ना। चलो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी योर आंसर। ठीक है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं आगे। एक्सपेंस विच हैज येट इंकर्ड बट येट टू बी पेड इज टर्म्ड एज। हाँ, आपने सर्विसेज ले ली है, ठीक है, आपने वो सर्विसेज इंकर कर ली हैं, आपकी वो सर्विसेज हो चुके हैं, बट अभी तक आपने एक्सपेंस को पे नहीं किया है। ठीक है, तो बताओ भाई फटाफट क्या होगा इसका आंसर? शाबाश, फटाफट बताइए। हाँ जी, फटाफट बताइए भाई। एक्सपेंस विच हैज बीन इंकर्ड बट येट टू बी पेड, अभी तक आपने पे नहीं किया है, आपने सर्विसेज ले ली है बट अभी तक आपने पे। थोड़ा ना अकाउंटिंग की जो लाइंस हैं इसके आपको यूज थ्रू होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी देखो आपको जो लाइन समझ में नहीं आ रही होगी कि मतलब क्या है, बट जैसे जैसे आप अकाउंट समझते जाओगे वैसे वैसे आपको लैंग्वेज, जैसे हर एक सब्जेक्ट की अपनी लैंग्वेज होती है ना, फिजिक्स की एक अपनी लैंग्वेज है, केमिस्ट्री की एक अपनी लैंग्वेज है, तो अकाउंट्स की भी एक अपनी लैंग्वेज है। ठीक है, तो वो लैंग्वेज में ढलने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ थोड़ा बहुत हमें इस टॉपिक से ये समझ में आ रहा है कि येट टू पेड लिखा है तो मतलब ऐसा खर्चा जो अभी तक हमने पे नहीं किया है, तो उसका मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या है भाई? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, है ना। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्लियर होगी बात, तो सी आपका आंसर हो जाएगा, जो कि 99% स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, डैश इज अ प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट। देखो अब ध्यान से मेरी बात, लायबिलिटी मैंने बताया था, प्रोविजन और कॉन्टिजेंट एसेट में डिफरेंस क्या है, कि कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में डिफरेंस क्या है? कॉन्टिजेंट लायबिलिटी प्रेजेंट लायबिलिटी होती है कि फ्यूचर लायबिलिटी होती है? फटाफट बताइए। हाँ जी, जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होती है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी किसकी होती है? फ्यूचर की प्रेजेंट की? फ्यूचर की होती है, तो प्रेजेंट तो सवाल ही नहीं उठता, तो कॉन्टिजेंट यहां से हट गया, कॉन्टिजेंट यहां से हट गया। ठीक है, अब यहां पर अनसर्टेन अमाउंट क्यों लिखा हुआ है, कोई बता सकता है? क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था आपको प्रोविजन के केस में कि जो एग्जैक्ट अमाउंट तो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके नेक्स्ट मंथ में आएगा, बट क्या आप एवरेज निकाल सकते हो? क्या आप एवरेज निकाल के प्रोविजन पैसे निकाल सकते हो साइड में? बिल्कुल निकाल सकते हो, इसलिए यहाँ पर अनसर्टेन अमाउंट लिखा हुआ है, क्योंकि डायरेक्टली मतलब पूरा का पूरा सेम अमाउंट तो आप नहीं निकाल सकते, बिकॉज आपका बिल अभी तक नहीं आया है, बट बेस्ड ऑन लास्ट ईयर एवरेज आपको पता लग जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रोविजन आपका आंसर हो जाएगा। हाँ जी, तो प्रोविजन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रेकरिंग इन नेचर। जो नॉन रेकरिंग है, जो कभी कभार होता है बिजनेस में,
हाँ जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग मतलब कभी कभार, आपको मैंने ऑलरेडी बताया रेवेन्यू रिसिप्ट तो बार बार होते रहते हैं, कैपिटल रिसिप्ट या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो इनकम को हम रिसिप्ट भी बोलते हैं, इनकम का मतलब होता है पैसा आना, और रिसिप्ट का मतलब भी क्या होता है, पैसा, है ना। तो कैपिटल रिसिप्ट बोल लो, कैपिटल इनकम बोल लो, या कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल लो, ये दोनों के दोनों आपके नॉन रेकरिंग इन नेचर होते हैं। नॉन रेकरिंग का मतलब मैंने क्या बताया था, कभी कभी। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बोथ ए एंड डी, सी आपका आंसर हो जाएगा। तो कैपिटल रिसिप्ट भी आपका क्या है, फटाफट बताइए। कैपिटल रिसिप्ट भी आपका नॉन रेकरिंग है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आपका क्या है, नॉन रेकरिंग है। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया था। चलो अगला क्वेश्चन, इफ वी विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। अरे वाह, क्या क्वेश्चन है, बताओ भाई। अगर कोई भी पर्सनल पर्पस के लिए पैसे निकाल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पर्सनल यूज के लिए। मैंने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया था, याद कीजिए, क्या वर्ड था वो, पर्सनल पर्पस के लिए। बताइए, शाबाश। तो हमने क्या डिस्कस किया था, वो क्या होता है, ड्राइंग्स होता है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जो स्टूडेंट्स डायरेक्टली इस लेक्चर पर आ रहे हैं इस लेक्चर पे मत आइए, पुराने जितने भी 3 लेक्चर्स हो चुके हैं वो देखिए, उसके बाद इन लेक्चर्स में आइए, बिकॉज मैं ड्राइंग्स का मतलब ऑलरेडी उन लेक्चर्स में बता चुका हूं। ठीक है जी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ड्राइंग्स। जब भी कोई भी ओनर या कोई भी प्रोपराइटर, प्रोपराइटर का मतलब होता है वो भी ओनर ही होता है, ठीक है। तो जब भी कोई ओनर पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से पैसे निकालेगा तो उसको हम क्या नाम देंगे, ड्राइंग्स नाम देंगे। ठीक है, चलिए। द डेट्स विच आर येट टू बी रिपेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड अ ईयर और लेस। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ऐसे डेट्स, हाँ जी, ऐसे डेट्स, द डेट्स विच आर येट टू बी रिपेड, आपको पे करने हैं विद इन अ ईयर और लेस। ऐसे लोन, ऐसे डेट जो आपने ले रखे हैं, ठीक है, जो आपको 1 साल के अंदर अंदर पे करने हैं, तो वो ऐसे कौन से किसको बोलते हैं, करंट लायबिलिटी को बोलते हैं, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट बोलते हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव बोलते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, जो भी लायबिलिटी आपको 1 साल के अंदर पे करनी है तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी, फटाफट बताइए। हाँ जी, ऐसी लायबिलिटी जो आपको 1 साल के अंदर पे करनी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी वो, करंट लायबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अमाउंट स्पेंट इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस। हाँ जी, आपने लाइसेंस ले लिया, आपने लाइसेंस ले लिया, ठीक है, तो किस टाइप का खर्चा हो जाएगा। लाइसेंस देखो 1 साल के लिए तो मिलता नहीं है। जब भी आप देखो, जैसे आपने, आपके पास, सबके पास गाड़ी चलाने का लाइसेंस है, हाँ जी, क्या आप में से सबके पास गाड़ी चलाने का लाइसेंस है, बाइक एक्टिवा कुछ तो चलाने का लाइसेंस होगा। तो वो जो लाइसेंस मिलता है वो सिर्फ 1 साल के लिए मिलता है कि आपको आने वाले कई सालों तक के लिए मिलता है। हाँ जी, आने वाले कई सालों तक के लिए मिलता है, उसका जो बेनिफिट है वो आने वाले कई सालों तक मिलता है। तो क्या हो जाएगा वो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्या हो जाएगा वो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गई बात। हाँ, तो जो भी आपके पास, चाहे एक्टिवा का लाइसेंस है, चाहे, मेरी बात सुनिए ध्यान से, चाहे आपके पास एक्टिवा का लाइसेंस है, चाहे आपके पास कार का लाइसेंस है, कोई भी ऐसा लाइसेंस नहीं होगा जो 1 साल के लिए होगा। सबको लाइसेंस जो है, जितने भी आपके आरटीओज हैं, जितने भी आपके रजिस्ट्रेशन ऑफिस हैं, वो आपको ऑब्वियसली जो लाइसेंस देंगे वो बहुत सारा, मतलब 10-15 साल के लिए होता है। इवन जो आरसी होती है गाड़ी की, गाड़ी की आरसी भी आपको पता है ना, कितने की मिलती, कितने सालों के लिए मिलती है, 10-12 सालों के लिए मिलती है। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, डेफर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई ऐसा वर्ड होता नहीं है, तो हम लोग सारे को सारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो डेफर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर छोड़ दीजिए, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, हम लोग सारे को सारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही ट्रीट करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। डेफर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई ऐसा वर्ड नहीं होता, मैं अपने पीपीटी से भी हटा दूंगा। ठीक है, हाँ, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, वही तो बोल रहा हूँ भाई, छोड़ दो इसको, अकाउंटिंग में सिर्फ ये वाला वर्ड यूज होता है। ठीक है, कैपिटल रिसीट, ऐसी रिसीट, कैपिटल रिसीट या बोल लो, कैपिटल इनकम बोलो, ऐसी इनकम जो कभी कभार होती है,
ठीक है, जैसे गवर्नमेंट से ग्रांट मिल गई आपको, गवर्नमेंट से ग्रांट, गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल गई आपको, तो गवर्नमेंट से सब्सिडी हमेशा मिलती है कि कभी कभार मिलती है, कोई बड़े अमाउंट की सब्सिडी, जैसे आपने सोलर पैनल लगवा लिया अपने घर में, उस पर सब्सिडी मिल जाएगी आपको। ठीक है, आपने कोई हाउस लोन ले लिया इन अंडर वो कौन सी स्कीम है, प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, उसमें अगर आपने हाउस लोन ले लिया, उसमें आपको इंटरेस्ट का सब्सिडी मिल जाएगा। तो ऐसी इनकम, ऐसी सब्सिडीज, ऐसी ग्रांट्स जो कभी कभार मिल जाती है, या फिर ऐसी इनकम जो कभी कभार होती है, उसको हम कैपिटल इनकम बोलते हैं। अरे भैया वही तो बोला था, कैपिटल रिसीट बोल लो या कैपिटल इनकम बोलो, एक ही बात है। रिसीट का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में? हाँ जी, रिसीट का मतलब क्या होता है? रिसीट का मतलब आना, रिसीव करना। तो कैपिटल इनकम, इनकम भी तो आती है ना, ठीक है। चलो, तो आई होप गाइस कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आई होप ये लास्ट क्वेश्चन था, हाँ दिस वाज योर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप यू गाइस एंजॉय टुडेज लेक्चर, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। एक बार थम्स अप कर दीजिए अगर आपको सेशन पसंद आया तो, ठीक है। अच्छा बच्चे, मुझे फिर इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, हाँ फॉलो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैसेज मत करना। डाउट्स आप यहीं पूछना, मेरे पर्सनल अकाउंट को पर्सनली रहने देना, वो तो मैंने एग्जांपल में बोल दिया, फ्लो फ्लो में। चलो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, डलवा देंगे। अनुराग.शर्मा 23 जो आईडी पूछा, बताया तो था क्लास के बीच में। अनुराg.शर्मा 23, ठीक है। चलो, क्लियर होगी बात। चलो जी, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अब कल सेम टाइम पे, ठीक है। अब हम कल अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स भी पिछली बार आई थिंक दो दो क्वेश्चन आया था अकाउंटिंग के प्रिंसिपल से, तो वो हमने कल डिस्कस करना है अच्छे से। तो कल के लेक्चर में जरूर आइएगा, ताकि आप जो है अच्छे से तैयारी कर पाए। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। पीपीटी वगैरह आपको, पीपीटी नहीं, आपको सिर्फ पीडीएफ मिलेंगी, पीडीएफ आपको डल जाएंगी, डोंट वरी। लाइक कर दीजिए। चलिए जी, थैंक यू सो मच। हिंदी की पीडीएफ भी मिल जाएगी, डोंट वरी। नहीं नहीं, डेफर्ड, आलोक यादव, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द होल वर्ड, पूरा वर्ड है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। चलो, ठीक है जी, चलो बाय गाइस, थैंक यू। पीडीएफ आपको लिंक ऊपर देखो ना, अटैच किया हुआ है ऑलरेडी, ऑलरेडी लिंक अटैच है नोट्स के लिए, ठीक है, ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, थैंक यू। नहीं होता, बट प्रोविजंस में हमें थोड़ा बहुत आइडिया होता है, लव कौशल, बट कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में तो बिल्कुल आइडिया नहीं होता, बिकॉज उसमें तो क्या होता है कि जो डिसीजन है, कोर्ट का डिसीजन है, वो अभी तक आया नहीं है, हमें तो पता ही नहीं कितना अमाउंट जो है अवार्ड किया जाएगा, इसलिए। बट प्रोविजन में हमें थोड़ा बहुत अमाउंट का आइडिया क्यों होता है, बिकॉज हमें पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है। चलो जी, बाय, बाय गाइस, बाय।